नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एंटरप्रेन्योरशिप पेपर 2 के एमसीक्यूज को। आइए शुरू करते हैं। पूंजी बजट तकनीकी के अंतर्गत निम्न में से कौन सी गैर बट्टाकरण विधि है? प्रतिफल की औसत दर, पे बैक अवधि, क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब कैपिटल बजटिंग किया जाता है तो ऐसे केस में गैर डिस्काउंटिंग मेथड में ये दोनों ही बातें आती है। प्रतिफल की औसत दर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, और पे बैक पीरियड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, क और ख दोनों। अगला प्रश्न है, पूंजी बजट तकनीकी के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बट्टाकरण विधि है? सकल वर्तमान मूल्य, प्रतिफल की आंतरिक दर, लाभप्रदता सूचकांक, या इनमें से सभी। तो देखो, ये तीनों जो हैं आपका बट्टाकरण निधि में आता है, डिस्काउंटेड मेथड में आता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परियोजना के जोखिम को किस मापदंडों के आधार पर गणना की जाती है? आर्थिक, उद्योग, कंपनी, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जोखिम मापने का और परियोजना समीक्षा करने का तरीका है? संभावना तकनीकी, मानक विचलन विधि, भिन्नता विधि का गुणांक, या इनमें से सभी। तो देखो, ये तीनों ही तकनीकी जो है परियोजना समीक्षा की हैं और जोखिम मापने में भी काम आती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोकर अंतर्गमन और रोकर बहिर्गमन का उपयोग किसके प्रक्षेपण में किया जाता है? कैश का इनफ्लो होना और कैश का आउटफ्लो होना, इसका प्रयोग किसके प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है? तो रोकर प्रवाह के प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है, कैश फ्लो के प्रोजेक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्यम का मूल आधार है देनदारी, दायित्व, वित्त, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, उद्यम का मूल आधार तो वित्त ही है, फाइनेंस। जब तक पैसे नहीं होंगे उद्यम की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ठीक है, फंड का होना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, निश्चित समयावधि के लिए ब्याज की एक निश्चित दर पर लिए गए आधार की पावती को कहते हैं? ऋणपत्र, अंशपत्र, क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ब्याज की एक निश्चित दर पे हमेशा ऋणपत्र जारी किए जाते हैं, डिवेंचर जारी किए जाते हैं। शेयर में तो क्या है कि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बटेगा, नहीं होगा तो नहीं बटेगा। ठीक है, लेकिन डिवेंचर हमेशा पहले से निर्धारित होता है कि ब्याज कितना % दिया जाना है। अगला प्रश्न है, किसी व्यवसाय के बंद होने के समय शेयर पूंजी का प्रतिकल और लाभांश भुगतान के संबंध में वरीयता पाने वाला शेयर कौन सा है? यानी किस शेयर को लाभांश और पूंजी वापसी में वरीयता मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, वरीयता वाले शेयर, जिसे हम कहते हैं प्रेफरेंशियल शेयर। ठीक है ना, इनको पूंजी की वापसी और लाभांश के भुगतान दोनों में ही वरीयता मिलती है। अगला प्रश्न है, ये शेयर धारक कंपनी के स्वामी होते हैं? वरीयता वाले शेयर, इक्विटी शेयर, क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, कंपनी के स्वामी होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घ अवधि और भावी लाभों के लिए किए गए व्यय को कहते हैं? पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो लॉन्ग टर्म के लिए जब कोई एक्सपेंसेज किया जाता है तो वो कैपिटल एक्सपेंसेज यानी पूंजीगत व्यय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय के मूल्यांकन के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? पूंजी बजट तकनीकी, शून्य आधारित बजट, लोक बजट, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय को मूल्यांकित करने के लिए पूंजी बजट तकनीकी यानी कैपिटल बजटिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित परियोजनाओं और उसके वित्त पोषण हेतु व्यय के लिए दीर्घकालिक योजना कही जाती है? पूंजी बजट, वित्त बजट, लोक बजट, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। जहाँ लॉन्ग टर्म खर्चों की बात आ जाए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात आ जाए पूंजी के संबंध में, तो वो कैपिटल बजटिंग के अंतर्गत आता है। वित्त बजट यानी फाइनेंशियल बजट ये शॉर्ट टर्म के लिए बनता है। ठीक है, और लोक बजट तो गवर्नमेंट बनाती है आम जनता के लिए। अगला प्रश्न है,
किसी भी घटना के घटित होने या न होने से जुड़ी हुई अनिश्चितता को क्या कहा जाता है? जोखिम, संकट, विपत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो जब अनिश्चितता की बात होती है तो वो जोखिम कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस विधि में पैसे के समय मूल्य पर विचार नहीं किया जाता है। गैर बट्टाकरण विधि, बट्टाकरण विधि, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, गैर डिस्काउंटिंग मेथड जितने भी हैं कैपिटल बजटिंग के, उसमें समय के मूल्य पर विचार नहीं किया जाता है, यानी समय के साथ रुपए का मूल्य में क्या परिवर्तन आएगा इसके ऊपर विचार नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, वार्षिक औसत लाभ अपान प्रारंभिक निवेश गुणे 100 इस फार्मूले से गणना की जाती है। ARR, NPR, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ARR यानी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात करने का ये फार्मूला है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसके द्वारा उस समय अवधि को मापा जाता है जिसमें फर्म परियोजना में किए गए निवेश की वसूली कर लेती है। लाभप्रदता सूचकांक, प्रतिफल लेखांकन दर, पे बैक अवधि या इनमें से कोई नहीं। तो पे बैक अवधि इसका सही जवाब होगा, पे बैक पीरियड। इसमें यही देखा जाता है कि हम जो परियोजना चालू करने वाले हैं और उसमें जितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट हमें कितने सालों में वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुल नकदी के वर्तमान मूल्य और नकदी पर बहिर्गमन के वर्तमान मूल्य के बीच का अंतर क्या कहा जाता है? NPV, ARR, NPR या NAV। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, इसे NPV कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह छूट जिस पर नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य नकदी बहिर्गमन के वर्तमान मूल्य के बराबर हो जाता है वो क्या कहलाता है? सकल वर्तमान मूल्य, प्रतिफल की आंतरिक दर, लाभप्रदता सूचकांक या रियायती पेबैक अवधि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रतिफल की आंतरिक दर इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नकदी बहिर्गमन यानी कैश आउटफ्लो के वर्तमान मूल्य और नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के अनुपात को क्या कहते हैं? सकल वर्तमान मूल्य, प्रतिफल की आंतरिक दर, लाभप्रदता सूचकांक या रियायती पेबैक अवधि। तो देखो, कैश आउटफ्लो के वर्तमान मूल्य और कैश फ्लो के वर्तमान मूल्य के अनुपात को लाभप्रदता सूचकांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परियोजना स्वीकार की जानी चाहिए उच्च NPV वाली, निम्न NPV वाली, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, परियोजना कभी भी उच्च NPV वाली स्वीकार की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लाभप्रदता सूचकांक एक अथवा एक से अधिक वाली परियोजना को स्वीकार किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है, दोनों विकल्प सही है या दोनों विकल्प गलत है। तो देखो, एक या एक से अधिक लाभप्रदता सूचकांक की जो परियोजनाएं होती हैं उन्हें स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कम पेबैक वाली परियोजना को स्वीकार किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है, दोनों विकल्प सही है या दोनों विकल्प गलत है। तो देखो, पे बैक अवधि यदि कम है यानी कम समय में हमारा इन्वेस्टमेंट हमें वापस मिल जाएगा और ऐसी योजनाओं को स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट बिंदु पर किसी कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों का स्नैपशॉट होता है। प्रस्तावित तुलन पत्र, प्रस्तावित नकदी प्रवाह, प्रस्तावित लाभ और हानि विवरण या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो प्रपोज्ड बैलेंस शीट होता है वो परिसंपत्तियों और देनदारियों का स्नैपशॉट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नकदी के प्रवाह और बहिर्गमन को दर्शाते हैं प्रस्तावित बैलेंस शीट में, प्रस्तावित कैश फ्लो स्टेटमेंट में, प्रस्तावित लाभ हानि विवरण में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो प्रस्तावित नकदी प्रवाह होता है, प्रपोज्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें कैश फ्लो और कैश के आउटफ्लो दोनों को दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसका उपयोग यह पता करने के लिए किया जाता है कि भविष्य में कितनी नकदी की अधिकता या कमी होगी। रोकड़ प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विवरण, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब कैश की अधिकता या कमी का अनुमान लगाना है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में, मुंबई में, नई दिल्ली में या चेन्नई में? तो देखो, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में उद्यमिता का भविष्य अंधेरे में है, उज्जवल है, कठिनाई में है या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में उद्यमिता का भविष्य उज्जवल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा या गुजरात सरकार द्वारा? तो भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक भावी उद्यमी द्वारा व्यावसायिक विचार के चयन के उपरांत बनाया जाने वाला दस्तावेज डीपीआर, एनपीआर, एसपीआर या इनमें से कोई नहीं? तो जब किसी व्यावसायिक विचार का चयन कर लिया जाता है तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसे डीपीआर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। डीपीआर का मतलब है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से परियोजना रिपोर्ट की निर्मिति में कौन सा चरण है? सामान्य सूचनाएं, परियोजना का विवरण, निवेश का आकार या इनमें से सभी? तो देखो, जब परियोजना रिपोर्ट बनाई जाती है तो इन तीनों का विवरण दिया जाता है। ये तीनों ही स्टेप फॉलो किए जाते हैं। सामान्य सूचनाएं प्रोवाइड की जाती हैं, परियोजना का विवरण भी दिया जाता है और निवेश का आकार भी बताया जाता है उसमें। अगला प्रश्न है, उद्यमी का परिचय परियोजना रिपोर्ट के किस चरण में आता है? तो ये आता है सामान्य सूचनाओं में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मांग और आपूर्ति की स्थिति का विश्लेषण परियोजना रिपोर्ट के किस चरण में किया जाता है? परियोजना का विवरण, सामान्य सूचनाएं, बाजार का सामर्थ्य एवं विश्लेषण या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, मांग और आपूर्ति की स्थिति को बाजार सामर्थ्य विश्लेषण में बताया जाता है। बाजार का सामर्थ्य और विश्लेषण वाले पोर्शन में इसे बताया जाता है। डीवीआर किसे कहते हैं? सूक्ष्म परियोजना रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, परियोजना आर्थिक चिट्ठा। ये देखो, डीवीआर नहीं है, डीपीआर है। इसे डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीपीआर में ब्यौरा होता है उद्यमी द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम का, व्यवसाय से प्राप्त उपलब्धि का, उपलब्धि को प्राप्त करने के मार्ग का। इन तीनों का ही ब्यौरा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, उद्यमी द्वारा निर्धारित गंतव्य तक पहुंचने में बृहद दिशा निर्देशिका कहलाती है? डीपीआर, एनसीपी, एलपीजी या इनमें से कोई नहीं? तो जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, निर्धारित गंतव्य जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो दिशा निर्देश देने वाला डॉक्यूमेंट है वो डीपीआर होता है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक योजना का उद्देश्य है रोड मैप, हिस्सेदारों से सहमति प्राप्त करना, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क और ख दोनों। व्यावसायिक योजना एक रोड मैप भी बताता है और बाकी जो हिस्सेदार हैं व्यवसाय में उससे सहमति भी प्राप्त करने का एक जरिया बनता है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक धारणा क्षेत्र, बाजार क्षेत्र एवं वित्तीय क्षेत्र किसके 3 प्राथमिक क्षेत्र हैं? व्यावसायिक योजना, पारिवारिक योजना, सामाजिक योजना, इनमें से कोई नहीं? तो ये व्यावसायिक योजना के क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परियोजना रिपोर्ट का प्रथम चरण क्या होता है? सामान्य सूचनाएं, निवेश का आकार, कार्यशील पूंजी का आंकलन या परियोजना का क्रियान्वयन? तो भाई पहला स्टेप तो यही होता है कि सामान्य सूचनाएं दी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद परियोजना रिपोर्ट का अंतिम चरण क्या है? सामान्य सूचनाएं, निवेश का आकार, कार्यशील पूंजी का आंकलन या परियोजना का क्रियान्वयन? तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि परियोजना का क्रियान्वयन करना जो है आखिरी स्टेप होता है। ठीक है। इसके बाद देखो, परियोजना रिपोर्ट में सामान्य सूचनाओं में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? उद्यमी का परिचय, उद्योग का सामर्थ्य, संगठन का आकार एवं प्रकृति या इनमें से सभी? तो सामान्य सूचनाओं में ये तीनों ही बातें बताई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, परियोजना रिपोर्ट में सामान्य सूचनाओं में सम्मिलित है उपक्रम का उद्देश्य, उत्पाद का विवरण,
क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी जो है सामान्य सूचनाओं में शामिल होते हैं, दोनों ही बातें शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परियोजना रिपोर्ट में परियोजना का विवरण चरण में सम्मिलित किया जाता है। कच्चा माल, कुशल श्रमिक, प्रदूषण नियंत्रण या इनमें से सभी। तो देखो परियोजना का जो विवरण दिया जाता है उसमें ये तीनों बातें शामिल की जाती हैं कि कच्चा माल कौन सा यूज होगा, कहाँ से हम लेंगे, श्रमिक कहाँ से लाएंगे और पॉल्यूशन के लिए हम क्या व्यवस्था बनाने वाले हैं। अगला प्रश्न है। परियोजना रिपोर्ट में परियोजना का विवरण चरण में सम्मिलित होता है। संचार एवं परिवहन की सुविधा, उत्पादन प्रक्रिया, मशीन और उपकरण या इनमें से सभी। तो देखो परियोजना का जब विवरण दिया जाता है तो उसमें संचार, परिवहन, उत्पादन की प्रक्रिया, मशीन, उपकरण, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। परियोजना रिपोर्ट में बाजार का सामर्थ्य और विश्लेषण चरण में सम्मिलित है। मांग और आपूर्ति की स्थिति, बिक्री की रणनीति, अपेक्षित मूल्य या इनमें से सभी। तो ये तीनों ही बातें जो है सामर्थ्य और विश्लेषण जब बाजार का किया जाता है तो उसे बताया जाता है। अगला प्रश्न है। रिपोर्ट में किन आर्थिक हित के बारे में उल्लेख होना चाहिए। आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रोत्साहन, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। परियोजना रिपोर्ट जब बनाई जाती है तो आर्थिक हितों के बारे में आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन दोनों की ही बातें इसमें उल्लेख की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है। प्रत्येक उद्यमी को अपनी परियोजना को समय से पूर्ण करने के लिए जरूरत होती है। क्रियान्वयन सारणी की, नोटबुक की, उपस्थिति पंजिका की या इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो इसके लिए क्रियान्वयन सारणी बनाना जरूरी है कि कब कब क्या क्या काम कैसे किया जाएगा। एक टारगेट सेट किया जाता है और उसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है एग्जीक्यूशन टेबल के माध्यम से। अगला प्रश्न है। एक आदर्श परियोजना रिपोर्ट में किन किन बातों को अनिवार्य तौर पे अपेक्षा की जाती है। परियोजना रिपोर्ट किसी निपुण या कुशल टीम की सहायता से तैयार की जानी चाहिए, सही बात है। उत्पाद की मांग, पूंजी के संसाधनों, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम संसाधनों इत्यादि का आंकलन उचित तरीके से विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए करना चाहिए, यह भी बात सही है। परियोजना रिपोर्ट को उचित सर्वेक्षण परियोजना के सुनिश्चित प्राथमिक अध्ययन पर आधारित होना चाहिए, ये भी बात सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है। परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय एक उद्यमी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रायोजकों के योगदान की सख्त स्थिति उद्यमी के उत्साह को कम कर सकती हैं। ऋण प्रदान करने के पहले उधार देने वाले सभी वित्तीय संस्थाएं ढेर सारे कागजात की मांग करती हैं। कार्यशील पूंजी आवश्यकता के अनुचित आंकलन के चलते समस्या उठ सकती हैं या इनमें से सभी। तो देखो ये सभी समस्याएं उद्यमी के सामने आ सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है। किसी भी परियोजना की पूंजी लागत में सम्मिलित होती है भूमि और स्थल विकास, संयंत्र और मशीनरी, विभिन्न अचल संपत्तियां या इनमें से सभी। तो देखो पूंजी लागत में तो ये सभी आ जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। पूंजी लागत को प्राप्त करने के स्रोत क्या हैं। शेयर योगदान, ऋण पत्र, बैंक ऋण या इनमें से सभी। तो देखो कैपिटल नेचर का जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है वो शेयर, डिवेंचर, बैंक लोन तीनों माध्यम से पूरा हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है। उत्पाद या बिक्री का अनुमान लगाने का माध्यम है उपभोक्ता सर्वेक्षण, बिक्री बल दृष्टिकोण, सांख्यिकी और समय श्रृंखलाएँ या इनमें से सभी। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपभोक्ता का सर्वेक्षण किया जाए या जो हमारे सेल्स फोर्स है उसके माध्यम से उनके राय को जानकर भी अनुमान लगाया जा सकता है। सांख्यिकी और समय श्रृंखलाएँ यानी सांख्यिकी विधियों का भी प्रयोग करके उत्पाद और बिक्री का अनुमान लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है। वित्तीय मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान किन किन उत्पादन लागतों पर विचार किया जाता है। कच्चा माल और आढ़त खरीद पर उपलब्ध छूट, ढुलाई के खर्चे, गुणवत्ता की लागत या इनमें से सभी। सभी लागतों पर विचार करना पड़ता है जब वित्तीय मूल्यांकन की प्रक्रिया हम अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति जो व्यवसाय को अकेले चलाता है वो कहलाता है एकल व्यवसायी, साझेदार, अंशधारी या ऋण पत्रधारी।
अकेले व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं एकल व्यवसायी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एकल व्यवसाय की विशेषता नहीं है? एक ही व्यक्ति का स्वामित्व, सीमित दायित्व, पृथक अस्तित्व नहीं, या समस्त लाभ स्वामी का। तो एकल व्यवसाय में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है, अस्तित्व भी पृथक नहीं होता है व्यवसाय, और स्वामी का अस्तित्व जुड़ा हुआ होता है। समस्त लाभ भी स्वामी का होता है, लेकिन दायित्व सीमित नहीं होता है, असीमित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी का प्रकार है? सक्रिय साझेदार, सीमित साझेदार, नाम मात्र साझेदार, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों ही साझेदार के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, सीमित दायित्व किसकी विशेषता है? एक स्वामित्व व्यवसाय, सीमित दायित्व वाली साझेदारी व्यवसाय, कंपनी, या ख और ग दोनों। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सीमित दायित्व की कंपनी हो या सीमित दायित्व का साझेदारी व्यवसाय है, इन दोनों का दायित्व सीमित होता है। अगला प्रश्न है, कंपनी के स्वामी कौन होते हैं? समता अंशधारी, पूर्वाधिकार अंशधारी, प्रबंधक, या प्रमोटर। तो कंपनी के स्वामी समता अंशधारी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकल स्वामित्व व्यवसाय में किसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है? एकल व्यवसायी का, व्यवसायी के पड़ोसी का, व्यवसायी के परिवारजनों का, या सभी का। तो भाई एकल स्वामित्व व्यवसाय में एकल व्यवसायी का ही डिसीजन जो है अंतिम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू अधिनियम की किस प्रणाली के अनुसार परिवार के सभी पुरुष एवं स्त्री सदस्य व्यवसाय के संयुक्त स्वामी होते हैं? दया भाग प्रणाली, मिताक्षरा प्रणाली, क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो दाय भाग प्रणाली जो HUF की है, इसमें पुरुष और स्त्री दोनों सदस्य जो है व्यवसाय के संयुक्त स्वामी होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू अधिनियम की किस प्रणाली के अनुसार परिवार के केवल पुरुष सदस्य ही सहभागी बन सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, मिताक्षरा प्रणाली। इसमें केवल परिवार के पुरुष सदस्य HUF के सहभागी बनते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू अविभाजित परिवार में कर्ता का दायित्व सीमित होता है, असीमित होता है, कोई दायित्व नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो HUF में जो कर्ता होता है उसका दायित्व असीमित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साझेदारी व्यवसाय में न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है? 2, 3, 4 या 5। तो साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने जरूरी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक साझेदार क्या कहलाता है जो फर्म को केवल अपना नाम ही देता है? सक्रिय साझेदार, नाम मात्र का साझेदार, सीमित साझेदार, या सामान्य साझेदार। तो देखो जो साझेदार केवल फर्म को अपना नाम देता है, उसके क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता है, वो नाम मात्र साझेदार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एकल व्यक्ति कंपनी के निदेशक मंडल में कितने निदेशक का होना जरूरी है? 2, 3, 4 या 1। तो देखो जब एकल व्यक्ति कंपनी है तो निदेशक भी 1 होना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति की विशेषताएं हैं? स्वैच्छिक साझेदारी, खुली सदस्यता, क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सहकारी समिति में साझेदार बनना स्वैच्छिक है और खुले तौर पे सदस्यता इसमें प्रदान की जाती है। खुले तौर पे सदस्यता इसमें होती है, कोई भी सदस्य बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या है? 4, 8, 10 या 12। तो सरकारी समिति बनाने के लिए कम से कम 10 सदस्य होने जरूरी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, सभी व्यावसायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना, समाज सेवा करना, पड़ोसी से भक्ति करना, या इनमें से कोई नहीं। भाई व्यावसायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य तो लाभ ही कमाना है। लाभ कमाने के लिए ही कोई भी व्यवसाय चालू करता है। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य है सदस्यों की सेवा करना, मजदूरों का हित करना, कर्मचारियों को वेतन न देना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो सहकारी समिति जो है सहकारिता की भावना के आधार पर बनती है। सदस्यों की सेवा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 100, 1000, 10,000, या कोई सीमा नहीं।
तो सहकारी समिति में सदस्यों की कोई सीमा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यावसायिक इकाई कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, भारत में या अमेरिका में? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। हिंदू विभाजित परिवार भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त हिंदू परिवार में किसका दायित्व असीमित होता है? तो अभी हमने देखा था कर्ता का दायित्व असीमित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंपनी का पंजीकरण अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है या इनमें से कोई नहीं? तो किसी भी कंपनी का पंजीकरण होना अनिवार्य होता है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य है, दोनों विकल्प सही हैं या सरकार की इच्छा पर निर्भर है? तो देखो, साझेदारी का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 2018, 1998, 1988 या 2008? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2008। सीमित दायित्व वाली साझेदारी अधिनियम 2008 में लाया गया, उसके बाद ही सीमित दायित्व की साझेदारी बनना चालू हुआ। उसके पहले साझेदारों का भी दायित्व असीमित होता था। अगला प्रश्न है, सीमित दायित्व साझेदारी में न्यूनतम कितने साझेदार होने चाहिए? 2, 4, 5 या 8? तो यहाँ पे भी साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाने के लिए उपयुक्त व्यावसायिक संगठन है? संयुक्त पूंजी कंपनी, एकल व्यवसायी, साझेदारी या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, संयुक्त पूंजी कंपनी जो है, इसमें शेयर इशू करके बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाया जा सकता है और यही सबसे उपयुक्त व्यावसायिक संगठन है यदि पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, कंपनी की सीमाएं क्या हैं? स्थापना में कठिनाई, आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण, निर्णय लेने में देरी या इनमें से सभी? तो देखो, ये तीनों ही सीमाएं हैं एक कंपनी के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से नए वीडियो की जानकारी समय से मिलती रहे। धन्यवाद।